दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों मंथली करंट अफेयर सीरीज में जून माह के करंट अफेयर पे बात करने जा रहे हैं। और दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए स्टडी 91 के YouTube चैनल पर आपको कई तरीके से करंट अफेयर की क्लासेस दी जाती है। एक तो है सुबह के 5 बजे डेली करंट अफेयर की क्लास दी जाती है, उसमें आपको वीडियो और साथ ही साथ PDF और टेस्ट का भी एक ऑप्शन दिया जाता है ताकि हर क्वेश्चन पे आप टेस्ट दे सको। दूसरा चीज होता है हर संडे को हम लोग वीकली करंट अफेयर को अटेंड करते हैं ताकि पूरे के पूरे एक हफ्ते में जितना करंट अफेयर हम लोगों ने पढ़ा उसमें से क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको एक बार पढ़ लिया जाए, तो हम लोग कवर करते हैं वीकली करंट अफेयर। इसी सेगमेंट में जब आपका पूरा महीना समाप्त होता है तो हम लोग बातचीत करते हैं मंथली करंट अफेयर में, यानी पूरे महीने का सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कौन कौन सा है, ठीक है, उस पर एक चर्चा हो जाती है। इतना करने के बाद अगर आपको लगता है अभी भी सर थोड़ा कमी रह गई है तो याद रखिए हर 3 महीने पे मैं आपको कराता हूं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। इस जुलाई महीने में दोस्तों टॉपिक वाइज करंट अफेयर मैं आपको देने वाला हूं हर एक टॉपिक पर। इस तरह की हमारे पास 30 टॉपिक अवेलेबल है। कितना? 30 टॉपिक, यानी पूरा का पूरा महीना आपका बिजी रहेगा। कैसे? सबसे पहले मान लीजिए मैंने पढ़ा दिया आपको अपॉइंटमेंट के बारे में, एक लेक्चर हो गया, ठीक है, नेशनल न्यूज हो गया, इंटरनेशनल न्यूज हो गया, इंडेक्स एंड रैंकिंग हो गया, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड आर्थर हो गया, इंपॉर्टेंट डेज हो गया, मिलिट्री ऑपरेशंस हो गया, या फिर इस तरह का जो भी न्यूज होता है, बिल्स एंड एक्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, साइंस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, वुमेन्स इन इंडिया हो गया, ठीक है, या विश्व में कोई चीज पहली बार हो रही। इस तरह से हमारे पास 30 टॉपिक हैं। तो इस जुलाई महीने में ये पूरा टॉपिक वाइज करंट अफेयर मैं कराऊंगा, तो पीछे का जो 6 महीने का करंट अफेयर है वो सब आपको रिवाइज करना पड़ेगा उस टाइम, ठीक है। तो बड़ी मजेदार वीडियो होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मंथली करंट अफेयर। और मैं आपको देखें ये चुटकी में सारे करंट अफेयर आपको याद कराता हूं। करंट अफेयर याद कराना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है, लेकिन करा के दिखाऊंगा, मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन भी हमारा आ चुका है, तो प्ले स्टोर पर जाइए, जल्दी से गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए स्टडी 91 का ऐप, क्योंकि इसके माध्यम से आप और भी बेहतर ढंग से अपनी स्टडी कर पाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन था हमारे पास, किस केंद्रीय मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्यक्रम एक योजना लॉन्च किया है। लेकिन नशा से मुक्ति के लिए धीरे धीरे हर राज्यों की तरफ से कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे आपने देखा बिहार वगैरह में क्या हुआ, शराबबंदी हो गया, गुजरात में पहले से ही बंद था। तो इस तरह से बहुत सारे अभियान चल रहे हैं। तो नशा मुक्ति को लेकर के दोस्तों एक अभियान चलाया गया है। अच्छा एक बात बताओ, नशा मुक्ति की बात कौन करेगा? जो समाज के बारे में सोचेगा। इसमें से कौन सा मंत्रालय है जो समाज के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है? लिख रहा है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, में भी हो सकता है। दूसरा लिख रहा है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, ये थोड़ा सा कम है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, और चौथा दिया है गृह मंत्रालय। आपका क्या हो जाएगा? याद रखिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है ये इस प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके द्वारा ये योजना लॉन्च किया गया जिसमें क्या किया जा रहा है, जिसमें नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए तमाम प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, उन पर रोक लगाया जा रहा है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला है क्वेश्चन एनुअल टीबी रिपोर्ट, ठीक है। टीबी दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइए, टीबी दिवस कब मनाया जाता है? मैंने बताया था 23 मार्च को दोस्तों शहीद दिवस मनाया जाता है। सॉरी, शहीद दिवस मनाया जाता है। भगत सिंह जी को फांसी उसी दिन हुई थी, उसके जस्ट अगले दिन टीबी दिवस मनाया जाता है। तो आप याद कर लीजिए कि फांसी होने की सजा टीबी पर आई। वो टीबी अलग होता है, वो टेलीविजन होता है, वो टीवी होता है, ये टीबी है, ठीक है। तो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से ये टीबी वाला रोग होता है, बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। और अभी हाल ही में एनुअल टीबी रिपोर्ट आई भारत की, और बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने जितना सोचा था उससे काफी ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस हमारा रहा, इस वजह से चर्चा में आया। लिख रहा है एनुअल टीबी रिपोर्ट 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लिख रहा है इस रिपोर्ट को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। बिल्कुल सही है पहला वाला कथन, मंत्री जी का नाम याद रखेगा। दूसरा लिख रहा है इनके अनुसार टीबी बीमारी की वजह से 2019 में लगभग 80,000 यानी 69,144 लोग लिखा, आंकड़ा आप नहीं याद कर पाओगे तो आप याद करना लगभग 80,000, 2019 की बात कर रहा हूं, 2019 में लगभग 80,000 लोगों की मौतें हुई, जो WHO के आंकड़े से काफी कम है। WHO का नाम था कि मरने वालों की संख्या लगभग 4.4 लाख होगा, यानी लगभग 4.5 लाख लोग मरेंगे, ऐसा WHO सोच रहा था। और एक्चुअल में जो आंकड़ा है वह है 80,000, तो काफी कम है उस अपेक्षा में देखा जाए तो। इसलिए दोस्तों यहां पर ये दूसरा वाला कथन भी सही है। अच्छा प्रेजेंटेशन रहा भारत का इस चीज पे। कह रहा स्टेट टीबी इंडेक्स में बढ़े हुए राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में शीर्ष में कौन सा स्थान है? गुजरात का स्थान सबसे पहले। देखिए छोटे राज्यों और बड़े राज्यों की श्रेणी भी यहां बनाई गई है। तो बड़े राज्यों की बात करें
तो याद रखिए उसमें गुजरात का पहला स्थान है। तो यहां दिया गया तीनों कथन बिल्कुल सही है और आपके सिविल के एग्जाम में इस तरह के प्रश्न काफी सारे आते जाते रहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। देखिए वही सारी बातें यहां पे दी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, आपके लिए एक चीज जो अच्छे से आपको ध्यान रखना है, वो 4-5 स्टेट के नाम दिया जा रहा है, कहां पर टीबी के सबसे ज्यादा परसेंटेज यानी मामले पाए गए। तो उत्तर प्रदेश में मामले पाए गए हैं सबसे ज्यादा, ठीक है, और आधे से ज्यादा मामले केवल 5 राज्यों में है। 20% दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश है, 9% आपका महाराष्ट्र है, 8% मध्य प्रदेश है, 7% राजस्थान और 7% बिहार है। जोड़ेंगे तो ये 51% चला जाएगा, 51% यानी आधे से अधिक मामले सिर्फ 5 राज्यों में है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और अगर बड़े राज्यों की बात करें तो गुजरात का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है, बढ़िया रैंकिंग रही है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर हिमाचल प्रदेश है। छोटे राज्यों की बात करेंगे दोस्तों तो उसमें नागालैंड और त्रिपुरा का बढ़िया प्रदर्शन रहा है। और अगर मैं केंद्र शासित राज्यों की बात करूंगा तो दादरा एंड नगर हवेली और दमन दीव का अच्छा प्रेजेंटेशन रहा है, ठीक है। 2025 तक दोस्तों याद रखिए भारत ने टीबी उन्मूलन की बात किया है, ठीक है, टीबी उन्मूलन की बात कही है, ठीक है। टीबी उन्मूलन का भी नाम बदल करके टीबी समाप्ति कार्यक्रम कर दिया गया था, आपको पढ़ाया गया होगा। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन दे रहा है स्विस बैंकों में जमा विदेशियों के धन के मामले में भारत किस स्थान पे। थोड़ा ऐसी चलाने यार, बड़ा गर्मी हो रहा है, ठीक है, हो सकता है थोड़ी सी आवाज की दिक्कत आ जाए, ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, कोई बात नहीं। तो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि स्विस बैंक में जमा धन के मामले में भारत का स्थान कौन सा है। कुछ समय पहले तक स्विस बैंक में काले धन को लेकर के बड़ी चर्चा हो रही थी, लेकिन जब इस बार मुझे एक जो है सच्चाई वाला आंकड़ा मिला तो मैं देखकर हैरान हो गया। दोस्तों सबसे बेकार पोजीशन जो है वो लंदन का है। पता है यहां पर 27% स्विस बैंक में कुल जमा का 27% को लंदन वालों का, मतलब सबसे ज्यादा ब्लैक मनी तो उन लोगों का है कि नहीं। या हो सकता है कि वो अपने व्हाइट मनी को भी ले जाके रखते हैं, अलग बात है। तो यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, भारत का स्थान इसमें 77, कौन सा स्थान है, 77वां स्थान है। तो ऐसे आप याद रखेगा स्विस बैंक में जो पैसे रखते हैं वो 7 के 7 दिन ले जाके जमा करते हैं। इतना पैसा होता है कि रोज ले जाके बैंकों में पैसा जमा करते हैं। तो 77 आप याद रखेगा। सबसे बड़ा जो आया है 27% की हिस्सेदारी केवल ब्रिटिश के नागरिकों। अगर भारत की हिस्सेदारी की बात करें दोस्तों तो केवल भारत जो है 0.06% है, ठीक है, टोटल का 0.06% हिस्सा मात्र किसका है, भारत का, यानी 1% भी नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए आतंकवाद को धन उपलब्ध होने पर नजर रखने वाली एक वैश्विक संस्था है FATF। FATF माने होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या करता है, ये हर देशों पर नजर रखता है कि क्या ये देश आतंकवाद को बढ़ावा तो नहीं दे रहा है। तो इसने पाकिस्तान पर नजर रखा था। पाकिस्तान में बहुत सारे आतंकवादी संगठन है, तो नजर रखा था। बाद में इसको पता चला कि पाकिस्तान में जो फंडिंग हो रही थी आतंकवादी समूहों को, ठीक है, वो फंडिंग अभी रुक नहीं पाई है, वो किसी न किसी से फंडिंग लगातार जारी है। इस वजह से FATF ने दोबारा से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया, ठीक है। ग्रे कुछ ब्लैक जैसा ही होता है, यानी ब्लैक से थोड़ा ऊपर है। ब्लैक लिस्टेड हो जाता तो बहुत ज्यादा कंडीशन इसकी खराब हो जाती, ठीक है, छवि पे असर पड़ता है, ठीक है। जैसे कोई स्कूल कॉलेज या कोई व्यक्ति अगर ब्लैक लिस्टेड घोषित हो गया तो आप सोचो कितना बेकार आदमी होगा, कितना बेकार वो जगह होगी। वैसे पाकिस्तान है ये अभी ग्रे लिस्ट में चल रहा है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, एक एक प्रश्न आपको याद हो जाएगा, घबराइए मत। आगे देखते हैं, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किया गया है। अभी तक क्या था दोस्तों, जब से मोदी जी आए थे उसके बाद से ही 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की एक घोषणा जो है किया गया, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया। और अब पूरा विश्व जो है मिलकर के 21 जून को योग दिवस मनाता है। 21 जून को आप इसलिए भी याद रखेगा क्योंकि 21 जून को विश्व में सबसे बड़ा दिन होता है। विश्व में नहीं कह सकते, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो होता है वो कर्क रेखा के ठीक ऊपर चमक रहा होता है, इसलिए सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। जाहिर सी बात है 24 घंटा ही दिन रात का बटा हुआ है, अगर दिन बड़ा हो गया तो रात छोटी ही होगी। समझ में आ रहा है ना, तो ये चीजें आप याद रखेगा। तो अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस उस दिन मनाया जाता है। और पहली बार योग यूनिवर्सिटी दोस्तों खोली गई है, वो भी भारत के बाहर, ठीक है। और कहां पे खुली है तो लॉस एंजल्स में खुला है और ये अमेरिका में है। लॉस एंजल्स कहां पर है? अमेरिका। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका, इसको याद रखेगा। अच्छा, यहां के पहले चेयरमैन किसे बनाया गया है तो डॉक्टर HR नागेंद्रन को बनाया गया है। ये भारत में जो है स्वामी विवेकानंद योग फाउंडेशन के चांसलर थे, कुलाधिपति थे, उनको जो है वहां पर हेड बनाया गया। तो इसको भी याद रखेंगे। भारत में भी इस तरह के योग यूनिवर्सिटी बने हुए हैं। गुजरात में दोस्तों याद रखेगा, दिख रहा है अहमदाबाद गुजरात में है, उसका नाम है लकुलिस योगा यूनिवर्सिटी। एक बिहार में है, ठीक है, वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, मुंगेर में है, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। करा ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान के असर से किस कंपनी ने अपने ब्रांड फेयर एंड लवली से फेयर शब्द को हटा लिया? दोस्तों अभी आपने देखा होगा बहुत बड़ा आंदोलन हो गया था अमेरिका में, फ्लाइट की मृत्यु के बाद बहुत बड़ा आंदोलन हो गया था। फ्लाइट कोई जो है
नेता नहीं था, ठीक है। पहले तो लोगों को ये लग रहा था कोई बहुत बड़ा नेता का लगता है मृत्यु हो गया, इस वजह से जो है इतने बड़े लेवल पे आंदोलन चला, लेकिन ऐसा नहीं था, ठीक है। वो क्या था, वो एक अश्वेत व्यक्ति था, अश्वेत व्यक्ति यानी गोरा नहीं था, ठीक है। तो रंग भेद की जो नीतियां हैं वाजवी अमेरिका में थोड़ी हावी बनी हुई थी। हालांकि बड़ा खराब बयान आया जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि ये लोग जो है खराब कर रहे हैं देश की जो है अखंडता एकता को तोड़ने में लगे हुए हैं, हमारे देश के हो ही नहीं सकते, तमाम इन्होंने बयान दिया। लेकिन आगे चल के मामला बहुत बड़ा रूप धारण कर लेता है और अमेरिका के बाहर भी इस आंदोलन को लेकर के चर्चाएं तेज हो जाती हैं। तो उसी सेगमेंट में दोस्तों एक कंपनी है भारत में बड़ा तेजी से काम करती है कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का नाम सुना होगा, ठीक है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है दोस्तों वो भारत में बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। आप देखेंगे ज्यादातर जो आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो कॉस्मेटिक के लिए या जो भी अपने रियल लाइफ में सबसे ज्यादा यूज करते हो वो ज्यादातर प्रोडक्ट जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर की होती है। उसी का एक प्रोडक्ट है फेयर एंड लवली। तो फेयर एंड लवली में जो फेयर शब्द है वो गोरा बनाने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो वो कंपनी भी अमेरिका की है, इस वजह से उसने फेयर एंड लवली ब्रांड से जो है फेयर शब्द को हटाने की जो है अपना एक नियम पारित किया है। तो ये अपने आप एक बड़ा बात है, ठीक है, क्योंकि अब आपके सामने फेयर एंड लवली नहीं आएगा, अब वहां से फेयर शब्द को हटाया जा रहा है। अब देखा जाता है कि आगे उसका नाम क्या आता है। फिलहाल नाम याद रखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर। बहुत सारे प्रोडक्ट है, देखिए वैसलीन वगैरह दे रहा है, डब हो गया, पॉन्ड्स हो गया, विम बार हो गया, रेक्सोना हो गया, लाइफ बॉय हो गया, पियर्स हो गया, एक्स हो गया, पेप्सोडेंट हो गया, क्लोजअप हो गया, लैक्मी हो गया, सनसिल्क हो गया, ये सभी रिन हो गया, विल हो गया, ये सभी जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर के हैं ब्रांड। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा फीफा विश्व कप के संदर्भ में निम्न कथनों की पुष्टि कीजिए। जी हां, फीफा विश्व कप भी होने वाला है। लिख रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2023 में होने वाले फीफा विश्व की कप की पहली बार मेजबानी करने वाला है। हाँ, आज तक इनको कभी चांस नहीं मिला, ठीक है। और ये संयुक्त रूप से मेजबानी करने जा रहे हैं और दोनों एक दूसरे के आसपास के देश हैं। ऑस्ट्रेलिया भी जो है नीचे साइड ही है, बोल सकते हैं आपकी दक्षिण पूर्व में स्थित है ऑस्ट्रेलिया, और उसी के ठीक बगल में दोस्तों याद रखिए तस्मान सागर को जैसे आप क्रॉस करके आगे जाएंगे न्यूजीलैंड है, ठीक है। तो दोनों देश हैं वो संयुक्त रूप से इस फीफा गेम की जो है अध्यक्षता करेंगे 2023 में। आज की बात नहीं, 2023 में गेम होने वाला है। लिख रहा है टूर्नामेंट 10 जुलाई से 20 अगस्त 2023 के बीच खेला जाएगा। दोनों कथन बिल्कुल सही है। पहली बार इनको मेजबानी मिल रही है, इस वजह से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिलहाल 2023 में होगा तो उतना ज्यादा खास नहीं, लेकिन पहली बार जो मेजबानी मिल रही है इसलिए मुझे ऐसा लगा कि आपको बताना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों भारत जो है वो महिला अंडर 17 एक फुटबॉल कप होने वाला, उसकी मेजबानी भारत करने जा रहा है, तो उसको भी जो है आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बहुत सारे गेम के बारे में देख रहा है जो गेम कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा ई पंचायत पुरस्कार 2020 का प्रथम पुरस्कार विजेता राज्य कौन सा है? ई पंचायत पुरस्कार किसने जीता? पहले आप पूछो सर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्वेश्चन दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस स्टेट ने क्या किया, उसके यहाँ की जितनी पंचायती थी सबको इंटरनेट से जोड़ दिया। इंटरनेट से जोड़ा तो जोड़ा, वो अपनी जगह है, लेकिन सुविधाएं बड़ी गजब गजब की दिया। भाई पंचायत से संबंधित तमाम सुविधाएं होती, किसी का आय प्रमाण पत्र है, किसी का जन्म प्रमाण पत्र है, किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र, कुछ भी हो, ठीक है, वो इन्होंने बड़े तेजी से बना के दिखाया और इसमें इन्होंने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा। इस वजह से हिमाचल प्रदेश को ई पंचायत पुरस्कार का अवार्ड दिया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किस देश ने भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी? बता दिया आपको, अमेरिका ने रखा है, लॉस एंजल्स में खुल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों ये हवाई अड्डा जो है घोषित किया गया कि इसको कुशीनगर एयरपोर्ट को। कुशीनगर जो स्थान है दोस्तों वो महात्मा बुद्ध जी के जन्म से जुड़ा हुआ तीर्थ स्थान है। यहाँ पर बहुत सारे विदेशी सैलानी आते हैं, तिब्बत से लेकर के, थाईलैंड से लेकर के, चीन जापान से भी तमाम लोग आते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यह धर्मस्थल जो है बहुत बड़ा धर्मस्थल है और गौतम बुद्ध जी से जुड़ा हुआ है। तो इसको जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। विश्व बैंक के अनुसार 2017 के लिए क्रय शक्ति क्षमता के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में कौन सा देश आया है? ठीक है, तो भारत का नंबर कौन सा है? याद रखिए तीसरा नंबर है भारत का तीसरा स्थान है, ठीक है। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर जो ग्रोथ रेट आई है उसको देखा जाए 2017 के आधार पर तब आया, ठीक है। और इसमें से पहला और दूसरा, अच्छा भारत ने अभी हाल ही में दोस्तों $500 बिलियन का जो है विदेशी मुद्रा भंडार भी एकत्रित किया है। ये भी मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि $500 बिलियन का जो विदेशी मुद्रा भंडार हम एकत्रित कर चुके हैं, बहुत अच्छा। चीन और अमेरिका के बाद भारत जो है वो तीसरा देश बन गया जो इतने तेजी से ग्रोथ कर रहा है। हाल ही में पतंजलि ने किस नाम से अपनी कोरोना वायरस की दवा लॉन्च किया? बाबा रामदेव जी इसी दवा लॉन्चिंग के बाद से फंस गए थे, बड़े बुरे फंस गए थे। एक्चुअली वहां कोई मतलब नहीं था, थोड़ा सा लोगों को हमको लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी सी प्रचार जो विज्ञापन था उसके लिए गलत शब्दों का चयन किया गया, इस वजह से मामला सामने आया। सुनिए दोस्तों, कोरोना से बचने, अभी तक तो कोरोना की वैक्सीन बनी नहीं है, तो सबसे पहली बात तो दवा तो बनी नहीं सकती है। अब बात आती है कि आखिर में
दवा किस चीज की है। दोस्तों आप एक चीज जानते होंगे, आपके सामने सीधा रखा गया सवाल कि कोरोना से वही व्यक्ति बच सकता है जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत हो, जिसकी अंदर की जो शारीरिक क्षमता होती है लड़ने की रोगों से, वो अगर आपके अंदर मजबूत है तो आप कोरोना से बच जाएंगे, नहीं मजबूत है तो आप फिर कोरोना से बच नहीं सकते। तो अब बात आती अंदर की इम्यूनिटी सिस्टम को कौन मजबूत कर सकता है, तो उसके लिए तमाम दवाएं लॉन्च हुई। उसमें से एक कोरोनिल दवा थी। कोरोनिल, कौन सी दवा? कोरोनिल एक दवा थी जो है दिव्य कोरोनिल दवा इस नाम से लॉन्च किया गया था, पतंजलि के द्वारा लॉन्च किया गया, और पतंजलि बाबा रामदेव जी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और बाबा रामदेव जी ने वहां के फिर पे ही प्रचार किया कि कोरोना की दवा, उनको बोलना चाहिए कि ये इम्यून सिस्टम बढ़ाने की दवा है जो कोरोना से लड़ने में हमारी मदद करेगा। बेशक ये दवा बहुत अच्छी है और बहुत सस्ती भी है और हर लोगों के पहुंच तक भी हो पाएगी, बहुत अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन शब्द का खेल होता है, ठीक है, तो शब्दों का चयन वहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि कोरोना की दवा है, ये कहना गलत है क्योंकि कोरोना की वैक्सीन बनी नहीं है, तो ऐसा कह के प्रचार करना दुष्प्रचार माना जाता है। वहां पर यह कहना चाहिए था कि कोरोना से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम को मजबूत करना जरूरी है और मजबूत इम्यून सिस्टम के लिए कोरोनिल लीजिए, ये अगर विज्ञापन में होता तो ये ज्यादा बेहतर होता। समझ में आया मामला क्या था? कोरोनिल, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे दे रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, अंटार्कटिका में पाए गए जीवाश्म अंडे का नाम क्या है? वैसे अंटार्कटिका में जो है पहली बार इतना बड़ा जीवाश्म अंडा मिला, इसका नाम रखा गया द थिंग। क्या नाम रखा गया है? द थिंग इसका नाम रखा गया है। काफी पुराना, ऐसा माना जाता है कि जब डायनासोर वगैरह हुआ करते थे उस जमाने में उनके साथ एक समुद्री सरीसृप हुआ करता था जिसका ये अंडा पाया गया, ठीक है। तो ये पहला जीवाश्म अंडा जो अंटार्कटिका से हमें मिला हुआ है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। जर्मन बुक ट्रेड में अपने प्रतिष्ठित अवार्ड 2020 के लिए शांति पुरस्कार किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को दिया गया? भारतीय अर्थशास्त्री को दिया गया, बड़े फेमस हैं, अमर्त्य सेन नाम है इनका, तो ध्यान दीजिएगा, इनको जो है ये जर्मन बुक ट्रेड अवार्ड दिया गया, ठीक है, अमर्त्य सेन जी को दिया गया, ठीक है। तो एक तरह से जो है बहुत बड़ा अवार्ड है, हालांकि शांति का पुरस्कार जो मिलता है वो नोबेल पुरस्कार वाला बड़ा फेमस होता है, वो भी इनको मिल चुका है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको मिला था अमर्त्य सेन जी को, ठीक है, तो याद रखेगा। कर लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? अभी राजा सुहेलदेव जी के ऊपर एक बहुत बेहतरीन किताब लॉन्च हुई और मैं खुद भी चाहूंगा इस किताब को, अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है पढ़ने के लिए, वरना मैं परचेज भी नहीं किया हूं, करना चाहूंगा क्योंकि इस तरह की किताबें मुझे बड़ी अच्छी लगती है, ठीक है। तो लीजेंड ऑफ सुहेलदेव ये तैयार किया है अमीश त्रिपाठी जी ने। किसने किया है? अमीश त्रिपाठी जी की बुक है, फेमस बुक है और इसको ध्यान में रखेगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखिए यहां केवल वही प्रश्न मैं रखता हूं ना जो आपके लिए जरूरी है, बाकी ये सारी बातें आपको पढ़ा दिया गया, डेली करंट अफेयर में पढ़ाया गया, वीकली में पढ़ाया गया, अब मंथली में मैं फिर से पढ़ा रहा हूं, तो बहुत वीडियो ज्यादा बड़ा अगर हो जाएगा तो भी आपके लिए परेशानी हो जाएगी, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया, वहां से आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। कई लोग पता पढ़ने से ज्यादा फोकस स्क्रीनशॉट लेने में लगे होते हैं, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आपके लिए बेहतर जो भी चीजें होती है मैं खुद देने के लिए तैयार रहता हूं, ठीक है, तो आप नीचे से डाउनलोड कर लीजिए। टेस्ट तो देना मत भूला करिए, देखिए टेस्ट आप लोगों के लिए बनाया जाता है, अगर आप टेस्ट देंगे नहीं तो मुझे बनाने का कोई फायदा नहीं निकलेगा। आगे देखिए, भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि कब है? ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर अभी कोलकाता बंदरगाह का नाम भी बदला गया है, ठीक है, इन्हीं के नाम पर रखा गया है और इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी श्यामा प्रसाद मुखर्जी दोस्तों पहले उद्योग मंत्री थे भारत के, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो 23 जून याद रखेगा, 23 जून जो है इनका पुण्यतिथि का दिन होता है, याद रखेगा। और सबसे पहले इन्होंने लिख रहा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हिंदू महासभा का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था 1944 में, और यही हिंदू महासभा किसके द्वारा बनाया गया था? मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा, जब बीएचयू की स्थापना हुई थी 1916 में, उस समय जो है बनाया गया था, ठीक है। और बड़े सीक्रेट तरीके से इनकी मृत्यु होगी, बाद में पता भी नहीं चल पाया, 1953 में इनकी मृत्यु हुई थी। कोरोना वायरस की पहली दवा जिसे ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग की अनुमति दिया, पहला दवा कौन सा है? वैसे दवा फेविफ्लू के नाम से बाजार में उपलब्ध है, फेविफ्लू, और इसका जो जेनरिक नाम है वो है फेविपिराविर, ठीक है, क्या नाम है? फेविपिराविर। ये पहली दवा है जिसको जो है भारत सरकार का जो डिपार्टमेंट है, आयुष डिपार्टमेंट, ठीक है, उसकी तरफ से जो है इसको प्रमाण पत्र दिया गया कि नहीं आप आगे जा सकते हैं। तो फेविपिर जो है इसका जेनरिक नाम है और मार्केट में फेविफ्लू के नाम से दवा अवेलेबल होगी, ये पहली थी। दूसरे नंबर पे जो दवा को मान्यता दिया गया वो है रेमडेसिविर, क्या नाम है? रेमडेसिविर, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कोरोना पेशेंट के इलाज के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 सेंटर जो है किस जगह पे बनाया गया? तो राधा स्वामी सत्संग व्यास जो है वहां पर बनाया गया था दिल्ली में, ठीक है। 10,000 बेड यहां लगाए जाएंगे,
मतलब औसम है, ठीक है, बहुत बेहतरीन है। 10,000 बेड लगाए जाएंगे। राज्यपाल बैजल जी आकर के निरीक्षण करके गए हैं, केजरीवाल जी आकर भी निरीक्षण करके गए हैं। सभी के सभी बेड जो है बायोडिग्रेडेबल हैं। क्या बात करते हैं, इतना हाई फाई टेक्नोलॉजी। हाँ, बायोडिग्रेडेबल बेड लगाए गए हैं। 10,000 में से आई थिंक 1,000 बेड जो है वो सुरक्षित रखा गया, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर तक लगाए गए हैं। और इस कैंप में आपको पैथोलॉजी वगैरह की भी सुविधा मिल जाएगी, ताकि समय समय पर टेस्ट वगैरह भी हो सके। तो बहुत बेहतरीन है। और 300 एकड़ का ये पूरा हॉल है, ठीक है, और उस जगह पर इसको जो है बनाया गया। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज 1.7 ट्रिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया का 10वां सबसे बड़ा जो स्टॉक एक्सचेंज बन गया है? दोस्तों वैसे भी एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है, ठीक है, सबसे पुराना और बड़े में भी आता है। तो याद रखिए, मुंबई का स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, नाम क्या है, कहाँ गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, जिसको आप जो है सेंसेक्स के नाम से भी जानते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसको आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है 20 जून को। वैसे शरणार्थियों को लेकर के काफी सारी चर्चा बनी रहती है, इस वजह से मुझे लगा यार ये आपको बताना चाहिए, ठीक है। तो विश्व शरणार्थी दिवस ये 20 जून को मनाया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सिविलिक जंगल से 50 लाख वर्ष पुराना हाथी के अवशेष मिले हैं? कहा जाता है कभी इससे ज्यादा पुराना कभी आज तक अवशेष कभी धरती पे नहीं मिल पाया है, ठीक है, मतलब इस तरह की चीजें उत्तर प्रदेश से मिली है, सहारनपुर से। कहां से मिला है? सहारनपुर से अवशेष मिला है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। इसको स्टेगोडॉन के नाम से जाना जाता था, हाथी के पूर्वज हुआ करते थे। चीन बांग्लादेश से होने वाले आयात में कितने प्रतिशत सामानों पर टैरिफ छूट दिया है? अब देखिए, चीन क्या है कि हमारे पड़ोसी देशों को लुभाने में लगा हुआ है। जैसे पाकिस्तान को पहले से लुभा चुका है, ठीक है, और पाकिस्तान को शायद नहीं पता कि भारत शुरुआत से उसका पक्षधर रहा है और चीन के साथ जाकर के बहुत बड़ी गलती कर रहा है, ठीक है। वो सजा उसको मिलेगी, बाद में मिलेगी, ठीक है। जिस दिन चीन जो है पाकिस्तान पर हावी होना शुरू करेगा ना, उस दिन पाकिस्तान को अपनी औकात समझ में आएगी कि हमने कितना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक किया था। वही हाल नेपाल का भी है, नेपाल को भी आकर्षित करने में लगा हुआ है चीन, ठीक है। नेपाल के सहयोग से आप देख रहे हैं बार बार जो है तमाम दिक्कतें आती रहती है हमारे देश को, ठीक है। और पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे चीन जो है वो आगे बढ़ रहा है, अपनी विस्तारवादी नीति का पालन करते हुए आगे बढ़ता चला आ रहा है। अब जो है उसकी नजर बांग्लादेश और श्रीलंका पर है। श्रीलंका के साथ भी वो अच्छे संबंध बना रहा है, ताकि भारत को तीनों चारों तरफ से घेर लिया जाए, ठीक है। बांग्लादेश में भी उन्होंने अपने जो सामान पे उस पर टैरिफ में छूट दिया 97% का, पूरा फ्री कर दिए होते हैं, ठीक है, पूरा फ्री कर दिए होते तो 97% का छूट इन्होंने दिया है। चलिए कोई बात नहीं, वैसे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही इस वजह से, लेकिन बांग्लादेश को समझना चाहिए, ठीक है, कि गद्दारों के साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। कामाख्या मंदिर में 500 साल में पहली बार बाहरी साधकों के बिना ही अंबुवाची उत्सव मनाया जाएगा। अंबुवाची उत्सव बड़ा मशहूर है, ठीक है, बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। असम में मनाया जाता है अंबुवाची उत्सव, लेकिन इसकी शुरुआत जैसे जहां पर भी क्या लगता है, कुंभ वगैरह लगता है ना, वहां पर सबसे पहले जो स्नान करते हैं वो शाही स्नान होता है, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों शाही स्नान में क्या होता है, जो नागा साधु आते हैं ना, वो जाकर के पहले स्नान करते हैं, फिर आम पब्लिक स्नान करती है। मतलब आज तक कभी ऐसा नहीं हो कि कोई आम व्यक्ति जाके स्नान कर ले। एक बार मैंने आपसे सुन रखा था, शायद 1991-92 में कभी कोई मंत्री हुआ करते थे, वो आकर के पहले स्नान कर लिए थे, और उसके बाद नागाओं ने जो है पूरा मतलब बवाल मचा के रख दिया। तो होता है, ठीक है, ये धर्म और आस्था का विषय है, तो ध्यान रखिएगा। अंबुवाची उत्सव दोस्तों ये नागाओं के द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया जाता था, और तब जो है शुरू होता था। 500 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिना नागा साधुओं के इसकी शुरुआत होगी, ऐसा लगता है। तो इसको याद रखिएगा, असम से संबंधित है, कामाख्या मंदिर में होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। हाल ही में चर्चित शब्द जूनटिंथ किससे संबंधित है? तो जूनटिंथ जो शब्द है दोस्तों, ये अमेरिका में एक छुट्टी का दिन है, ठीक है, और कुछ है नहीं इसमें खास। तो जूनटिंथ जो है अमेरिका में एक छुट्टी का दिन है, और इसको जो है दोस्तों मनाया जाता है किस लिए? तो याद रखिए, दास्ता को समाप्ति के दिन के रूप में इसे मनाया जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही शब्द पूछा जाता है, जूनटिंथ शब्द संबंधित है। अब लगेगा कि बड़ा कठिन शब्द आ गया है। एशियाई युवा पैरा गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो ये देश बहरीन है, आई थिंक, ठीक है, बहरीन देश करने वाला है। इसकी मेजबानी 2021 में होने वाला है, ठीक है। तो पैरा गेम्स, एशियाई पूरा पैरा गेम्स, ठीक है, इसको याद रखेगा। और आगे देखते हैं, किस राज्य में सीजोथोरेक्स सिकुस रूमेनेंसिस नाम की एक नई प्रजाति की मछली का पता चला है? तो बड़ा कठिन नाम है ऐसे यार, तो ध्यान दीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश में ये मछली मिली है, एक नई प्रजाति। देखिए, जब कोई नई प्रजाति की चीजें होती है ना, तो मुझे लगता है इन्वायरमेंट में ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इस वजह से मैं उन प्रश्नों को जो है यहाँ पर शामिल करता हूँ। तो याद रखेगा, ये सीजोथोरेक्स जो है, ये नई मछली अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाई गई है। डॉक्टर केशव कुमार झा ने इस मछली की खोज किया है। वो पासीघाट के जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में प्रोफेसर और अध्यापक थे, ठीक है, उनके द्वारा यह खोजा गया है। भारत
17 जून 2020 को 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसको यूएनएससी के नाम से जानते हैं, उसमें अस्थायी सदस्य के रूप में जो है आ चुका है। अस्थायी सदस्य 8वीं बार चुना गया भारत। तो भारत तो अस्थायी सदस्य के रूप में आना चाह रहा है, बट अभी जो है चीन की वजह से जो है भारत एंट्री नहीं कर पा रहा है वहां पे। चलिए कोई बात नहीं, कभी न कभी ऐसा समय आएगा जब चीन वहां से बाहर जाएगा और हमारी एंट्री होगी, ठीक है। तो 8वीं बार अस्थायी सदस्य के लिए आया है। करा 2021-22 के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत श्रेणी से अस्थायी सीट के लिए जो जीत हासिल किया वो भारत ने किया है। 2011-12 के बाद 10 साल बाद भारत जो है 10 साल बाद भारत नॉन परमानेंट मेंबर में आया, तो इसको याद रखेगा, ये भी आप ध्यान। इसके साथ साथ दोस्तों आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे को भी यूएनएससी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया, अस्थायी सदस्यता के रूप में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। करा किस राज्य में महानदी में डूबा हुआ 500 साल पुराना मंदिर मिला है? 500 साल पहले इस मंदिर का अस्तित्व हुआ करता था। ऐसे जो हिस्टोरिक काल के जो किताबें रही या जो साक्ष्य रहे उनको देखकर पता चलता है। अब पता चला है कि मंदिर जो है नदी में डूब चुका है। महानदी ने अपनी जलधारा को परिवर्तित किया था, जिससे पूरा का पूरा गांव डूब गया था। इस मंदिर के आसपास 7 गांव हुआ करते थे, सभी गांव भी डूब चुके थे, ठीक है। तो याद रखेगा, उससे इसका प्रमाण मिला है। और उड़ीसा में महानदी, सभी को पता है महानदी कहां पर, उड़ीसा में है, तो याद रखेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अंगटाड ने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में एफडीआई प्राप्त करने वाले में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त करने में वैसे भारत का स्थान आया 9वें नंबर पे, टोटल पे 9वें नंबर पे आया, और ऐसे शायद 5वें पे है, ठीक है। तो याद रखेगा, अगर ओवरऑल एफडीआई आया जो मतलब कितना आया है उसमें 9वां स्थान मिला है। तो याद रखें 2018 में लगभग $9 बिलियन का एफडीआई जो आया, 51 बिलियन डॉलर का आया था, ठीक है, निवेश हुआ था, और पिछले वाले से $9 बिलियन की बढ़त हुई है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक गठबंधन का संस्थापक सदस्य बन गया है? ठीक है, तो भारत इसका संस्थापक सदस्य बन गया। एक संस्था है गावी, अभी आगे बताऊंगा मैं, ठीक है, तो उसका एक संस्थापक सदस्य बना है भारत, ठीक है। ये एआई के लिए सबसे बड़ा जो है गठबंधन है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप सभी को पता होगा इसके बारे में, तो याद रखेगा। लिख लिया, भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको जीपीआई बोलते हैं, उसके जो है परमानेंट सदस्य के रूप में चुना गया है, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक में इस साल भी भारत 43वें स्थान पर है, और इस सूची में सिंगापुर जो है वो पहले स्थान पर है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों बिल्कुल सही दे रहा दोनों कथन, भारत 43वें स्थान पे है। 2019 में भी भारत का 43वां स्थान था, 2020 में भी 43वां स्थान था, उसके पहले 2018 में 44वां स्थान था, उसको भी आप याद रखेगा। मतलब एक ही स्थान आया 2 साल में, स्टेबल मोड पे है, ठीक है। सिंगापुर पहले पे है, डेनमार्क वगैरह दूसरे पे है। हाल ही में महावीर चक्र से सम्मानित किस लेफ्टिनेंट जनरल का निधन कोविड-19 के कारण हो गया है? तो आप इनका इमेज देख लीजिए, और इनका नाम क्या है मैं खुद भी भूल रहा हूं, ठीक है, राजमोहन वोहरा, ठीक है, राजमोहन वोहरा जी का निधन हो गया कोविड-19 की वजह से, तो आप इसको भी याद रखेगा, ठीक है, क्योंकि इनको जो है महावीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका था, इस वजह से यह प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। 1972 की लड़ाई में पार्टिसिपेट किए थे। किस संधि को आधार बताकर नेपाली संसद ने निचले सदन में भारत के हिस्से के कुछ हिस्सों को नए मैप में अपने दिखाया है, और उसको जो है पास भी कर दिया, वहां के राष्ट्रपति जो है उनका सिग्नेचर भी हो चुका है, ठीक है। तो वो 3 जगह आप सभी को पता होगा, लिपू लेक है और काला पानी है, ये सभी है। तो सुगौली की संधि का हवाला देते हुए उन्होंने काम किया। 1816 में सुगौली की संधि हुई थी, उस समय ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, वो नेपाल के साथ सुगौली की संधि किया था, उसको आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो लिपू लेक है, काला पानी और लिम्पियाधुरा, ये 3 स्थान है, तीनों उत्तराखंड का स्थान है, ठीक है, इसको आप याद रखेगा। अब वो नेपाल अपने मैप में दिखा रहा है, जिसके लिए भारत आपत्ति दर्ज कर रहा है। करा कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार किस आंकड़े को पार किया है? मैं पहले भी बता चुका हूं, $500 बिलियन। कितना? $500 बिलियन। आज तक हमने कभी इस आंकड़े को नहीं छुआ था, पहली बार। और वो भी सोचिए कि जब इतने दुनिया जो इतनी मंदी से गुजर रहा है, तब हमारे पास इतना भंडार आ रहा है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क कहां खोला गया है? उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क हल्द्वानी में खुला है। चामोली भी उत्तराखंड का बड़ा फेमस है। चामोली में दोस्तों फूलों की घाटी है, आप सभी को पता होगा, और यहां पर हल्द्वानी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जैव विविधता पार्क में की बात की जाए, जैव विविधता की बात की जाए, जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है कहां पर? तो याद रखिएगा, हॉटस्पॉट माना जाता है आपका केरल में है सांद घाटी, या पश्चिमी घाट जो पर्वत है, या फिर जो अंडमान निकोबार है, या फिर पूर्वी हिमालय जो है, पूर्वोत्तर का एकदम लास्ट वाला हिमालय जो है हिस्सा, वहां पर माना जाता है। तो ये सब याद रखेगा, जैव विविधता के हॉटस्पॉट है, सब इन्वायरमेंट वाले विषय में आपको पढ़ाया गया है। अच्छा, एक चीज याद रखेगा, स्टडी 91 पर सभी विषय को डिटेल से पढ़ाया जाता है। बिलीव नहीं हो, सिर्फ एक बार विजिट करिए, आप प्लेलिस्ट में आइए, आप एप्लीकेशन पे आइए, आप देखिए कि एक एक विषय चैप्टर वाइज पढ़ाएगा, मतलब आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आप सोचिए, और एक
एकमात्र ऐसा चैनल है जो सिर्फ और सिर्फ अपने टॉपिक पर फोकस होकर आपसे बात करता है, बाकी इधर उधर की कोई बात नहीं, ठीक है, दुनियादारी की कोई बात नहीं। आराम से पढ़ना है, आराम से पढ़ाई करिए, समय बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कर हाल ही में फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में भारत का किस देश का पहला स्थान है, तो याद रखिए दोस्तों, यहां पर बेल्जियम का पहला स्थान है, फ्रांस का दूसरा और ब्राजील का तीसरा स्थान है। भारत की रैंक जो आई है वो 108वीं रही है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। 2023 में फीफा वर्ल्ड कप की संयुक्त मेजबानी कौन कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और अंडर 17 का भारत करेगा, तो वो सब आपको पढ़ा दिया गया है। विश्व महासागर दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और बाल श्रम रोधी दिवस। तो आप सभी को सबसे आसान वाला पता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है, 5 जून आपने कर दिया। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 8 जून को मनाया जाता है, और 12 को आ जाता है बाल श्रम रोधी दिवस, और आपका क्या है, महासागर दिवस 8 को आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, बस ऐसे हो जाएगा सेट, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, लोनार झील के पानी का रंग गुलाबी से लाल हो गया, हल्का गुलाबी या लाल हो गया, ये किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो लोनार झील दोस्तों कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और अभी जो है इसका पानी जो है लाल गुलाबी पहले हुआ था, बाद में पता चला लाल हो गया, और वैज्ञानिकों ने जब शोध किया तो पता चला इसमें शैवालों की मात्रा बढ़ गई, जिसको एल्गी बोलते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से पानी लाल हो गया था, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप याद रखेंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। लोनार झील कहां पर है? महाराष्ट्र में, ठीक है। क्रेटर झील नहीं बोलिएगा, क्रेटर झील उसे बोला जाता है जहां कभी ज्वालामुखी हुआ करता है और जब ऊपर का हिस्सा टूट जाता है तो उसे क्रेटर झील बोला जाता है, वो अलग होता है, ये अलग है, ठीक है। कह रहा किस राज्य में ने गोहत्या से संबंधित कृत्यों के लिए कारावास और जुर्माने का एक अध्यादेश लाके रख दिया है? उत्तर प्रदेश ने दोस्तों गोहत्या के लिए एक अध्यादेश लाया है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इनमें से किस देश में पहली बार किसी अश्वेत वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ पद पर नियुक्ति किया गया है? तो जब डोनाल्ड ट्रंप जी को लगा कि अब बहुत ओवर हो गया है, आंदोलन बढ़ता ही चला जा रहा है, तो लोगों को लुभाने के लिए उनकी तरफ से मुझे लगता है काम किया गया। अमेरिका में पहली बार किसी अश्वेत व्यक्ति को वायुसेना का प्रमुख बनाया गया, और याद रखिए अमेरिका में काम किया गया, ठीक है। नाम इनका क्या है? तो याद रखिएगा जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर, ठीक है, ये इनका नाम है, ध्यान रखिएगा। दुनिया की पहली महिला जिसने समुद्र के सबसे गहरे स्थल, जिसको चैलेंजर डीप के नाम से जानते हैं, वहां पर पहुंची, तो इनका नाम है डॉक्टर कैथी सुलिवान। क्या नाम है? डॉक्टर कैथी सुलिवान। सूली पे चढ़ने के बराबर था और चैलेंजर डीप पे जाना, क्योंकि जो कोई जाता है वो मर के वापस आता है, ठीक है, तो वापस भी नहीं आता है, लेकिन ये गई और उस जगह से आई। और सोचिए समुद्र के अंदर 1-2 फीट नहीं, 36,000 फीट अंदर जाना, ये किसी में इतना बड़ा जिगर नहीं होगा, और इन्होंने करके दिखाया, ठीक है। तो गर्व होता है ऐसे लोगों पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यूबस वर्ल्ड रैंकिंग आई है, हाल ही में रिपोर्ट आई है, उसकी रैंकिंग जारी हुई, तो उसके संबंध में 2-3 कथन दे रहा है। कह रहा है कि क्यूबस वर्ल्ड रैंकिंग 2021 की सिर्फ 500 यूनिवर्सिटी में से केवल 8 भारतीय संस्थान को जगह दिया गया। बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बहुत छोटी बात हमारे लिए है, और भारत को और भी ज्यादा मेहनत करना चाहिए, खास करके इसमें। सोचिए 500 संस्थानों को अगर लाया गया जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो हमारे सिर्फ 8 संस्थान आते हैं। अगर 500 टिकटॉकर को लाया जाता तो मुझे लगता है कम से कम 200 टिकटॉकर तो केवल भारत के होते हैं, 200-300 टिकटॉकर जो होते हैं वो केवल भारत के होते हैं। या पूरे वर्ल्ड में 500 पबजी गेम वालों को लाया जाता तो मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा स्थान भारतीयों का होता है। इससे पता चलता है कि एजुकेशन को छोड़ करके बाकी हर जगह भारतीय जो है काफी अच्छा है, लेकिन ये गलत है, सही नहीं है। जो फैक्ट है मैं वो बता रहा हूं, किसी को बुरा भी लग सकता है अपने लेवल पे, लेकिन ध्यान दीजिए कि 500 जो है विश्वविद्यालय हैं, और उसमें से केवल 8 विश्वविद्यालय को जगह मिल पाया है, ठीक है। तो ये है कथन, सही है बिल्कुल। इस रैंकिंग में भारत का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय आईआईटी बॉम्बे लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष पर रहा। शीर्ष मतलब पहले स्थान पे नहीं रहा, ये जो 8 भारतीय विश्वविद्यालय थे, संस्थान थे, उसमें पहले नंबर पे रहा है, ठीक है। तो यहां पर दोनों कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। 172वें नंबर पे जाके जगह मिली आईआईटी बॉम्बे को। सोचो आईआईटी बॉम्बे जैसी जगह को 172वें नंबर पे जगह मिला, 1, 2, 3 और अंडर, मतलब 150 तो छोड़ दो, 150 में तो किसी भारतीय संस्थान का नाम ही नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला संस्थान यहाँ पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको एमआईटी बोलते हैं, अमेरिका में है। सेकंड नंबर पे स्टैनफोर्ड है, थर्ड पे हार्वर्ड है, फोर्थ पे कैलिफोर्निया है, 5 पे ऑक्सफोर्ड है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया? अभी तक हम लोग राष्ट्रगान सुनते थे, लेकिन एक राज्य गान को भी दर्जा मिल गया है, वंदे उत्कल जननी। उड़ीसा राज्य ने यह राज्यगान का दर्जा दिया है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर कोरिया ने किस देश से अपने सारे संपर्क खत्म करके दुनिया उस देश को क्या कर दिया है? दुश्मन देश का दर्जा दे दिया है। तो उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया को दुश्मन देश का दर्जा दे दिया। वैसे दक्षिण कोरिया बहुत अच्छा देश है, उत्तरी कोरिया के तानाशाह का तो आप देख ही रहे होंगे, ठीक है, किम जोंग योंग, तो याद रखेगा। तो ये अच्छा प्रश्न रहा है।
हाल ही में किस राज्य ने गैरसैंण को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया? बहुत दिन से गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग चल रही थी, आजादी जब देश को मिली थी उसी समय से चल रही थी, लेकिन अब जाकर उनका यह सपना पूरा हुआ है। गैरसैंण को उत्तराखंड की द्वितीय राजधानी के रूप में दर्जा दिया गया है। उत्तराखंड की राजधानी है, जिसको आप याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन चर्चा में आ चुका। होता क्या है ना कि एक बार डेली में आता है, फिर वीकली में आता है, फिर कहीं ना कहीं दूसरे हफ्ते में भी अगर चर्चा बना रहता है तो वहां भी आ जाता है, फिर मंथली में आ जाता है। ठीक है, तो इस बार काफी आ जाता है। रिचर्ड डाउकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो याद रखें दोस्तों, पहले भारतीय बने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। जावेद अख्तर जी को जानते होंगे आप लोग। ठीक है, तो काफी चर्चा में बने रहते हैं। जावेद अख्तर जी को रिचर्ड डाउकिंस अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये बहुत बड़े बायोलॉजिस्ट थे डार्किंग जी। ठीक है, रिचर्ड डार्किन, तो याद रखेगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो याद रखें, भारत का स्थान आया है 168। कौन सा स्थान है? 180 देशों की सूची में भारत का स्थान इन्वायरमेंट के लेकर के जो रिपोर्ट आई है उसमें 168वां स्थान है। पहला स्थान डेनमार्क का है, दूसरा लग्जमबर्ग का है। लग्जमबर्ग वैसे ही बहुत छोटा देश है। ठीक है, 1,000 जनसंख्या है खाली वहां की। और स्विट्जरलैंड, यूके, फ्रांस, इन सबका स्थान है। हैशटैग आईकोमिट भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक नया अभियान है, हैशटैग आईकोमिट। तो यह मंत्रालय तो ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा आई थिंक स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ऊर्जा मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार मंत्री आर.के. सिंह ने, उन्होंने हैशटैग कोमिट को स्टार्ट किया विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, तो याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे आगे आगे। रूस में पावर प्लांट से 20,000 टन डीजल के रिसाव के बाद किस नदी का रंग लाल हो गया? आप देख पा रहे होंगे, नदी जो दोस्तों रूस में है, साइबेरिया वाले प्रांत में बहती है नदी, और वहां पर आपातकाल भी लगा लिया गया। व्लादिमीर पुतिन वहां के राष्ट्रपति हैं रूस के। ठीक है, उनके द्वारा तत्काल लाया गया। उस नदी का नाम था अंबरनाया। ठीक है, अंबरनाया नदी है, जिसमें 20,000 टन, 1-2 टन नहीं, 20,000 टन डीजल दोस्तों जो आकर के इस नदी में गिर गया है, उसकी वजह से यह प्रॉब्लम आई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 के दौरान भारत ने गावी को कितनी सहायता राशि देने की घोषणा किया है? तो गावी दोस्तों क्या है, याद रखिए, ये जो वैक्सीन बनाई जाती उसका जो है, अच्छा गावी का नाम मैंने पहले भी ले लिया था ना, गलती से ले लिया था, वो जीपीएआई था। ठीक है, गावी नहीं होगा। गावी जो वैक्सीन से संबंधित है, और जीपीएआई जो था दोस्तों, ठीक है, वो किससे? एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित था। ठीक है, वो एआई से संबंधित है, ये गावी अलग होता है, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, निकल गया होगा मुझसे। ठीक है, तो याद रखिएगा, $15 मिलियन रुपए यानी 112 करोड़ रुपए लगभग आते हैं, वो भारत जो इसमें दे रहा है। ठीक है, इसमें क्या होगा, वैक्सीन की खोज किया जाता है, और आगे अगर कभी इस तरह के खतरनाक रोग आते हैं, जैसे कोरोना आज आ गया, पहले से पता रहता तो कोई ना कोई वैक्सीन की तैयारी होती है इसकी। ठीक है, तो उसके लिए काम करेगा गावी। आर्थिक संकट से जूझ रहे वित्त मंत्रालय ने कब तक के लिए सभी योजनाओं पर रोक लगा दिया? तो कम से कम अगले साल मार्च तक दोस्तों, जब तक ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, यानी मार्च 2021 तक अब कोई नई योजना सरकार की तरफ से नहीं लाई जाएगी। ठीक है, योजना के लिए रोक लगा दिया गया, क्योंकि सिचुएशन अभी ऐसा चल रहा है कि भारत को गरीबों पर ध्यान देना है, बेरोजगारी का जो दर बढ़ता चला जा रहा है उसको कंट्रोल करना है, लोगों को जो है खाद्य संसाधन मुहैया कराना है, देश को भी रास्ते पर ला दिया जाए, वही बड़ी बात है। तो नई योजनाओं को ला करके और भी ज्यादा खलबली मचाने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हाल ही में यूएन द्वारा भारत के 10 शहरों को कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक जारी किया गया। मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, 10 शहरों को नहीं, 10 राज्यों के लिए जारी किया गया। 10 शहर नहीं होगा, 10 राज्य होगा, ये गलत कर दिया। और राजस्थान प्रथम स्थान पे, राजस्थान पहला स्थान पे है, तो राजस्थान तो राज्य है ना, तो ये कथन सही है दूसरा वाला, लेकिन पहला वाला गलत है। ठीक है, वहां 10 राज्यों को शामिल किया गया, जिसमें से राजस्थान जो है पहले स्थान पर है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे किस मंत्रालय ने 1 ईयर ऑफ द मोदी 2.0 ई बुकलेट का विमोचन किया, जिसमें मोदी जी का जो दूसरा कार्यकाल है उससे संबंधित तथ्यों के बारे में बताया गया? तो ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कार्य है, उसके द्वारा ये जो है लॉन्च किया गया। ई बुक है, आप उसके साइट पर जाकर मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं, जिनमें उनके कार्यकाल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं, जो भी चीजें हैं उनके बारे में बताया गया है। हाल ही में सुर्खियों में रही नई पहल स्वदेश का उद्देश्य क्या है? तो स्वदेश का उद्देश्य सिर्फ एक है दोस्तों, स्वदेश दर्शन योजना नहीं है, ये रोजगार बढ़ाने के लिए आया है। एक रजिस्ट्रेशन किया कराया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि जो लोग बेरोजगार और रजिस्ट्रेशन करें उनके लिए हम रोजगार की व्यवस्था करेंगे। तो ठीक है, इसको याद रखेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने 3 जून 2020 को कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पे कर लिया? वैसे भी 23 जून को दोस्तों पुण्यतिथि मनाया जाता है। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर, तो उसको भी आप याद रखेगा, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। पहले भी आपको बता चुका हूं। कौन सा कथन सत्य? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, बिल्कुल सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम था जैव विविधता का महत्व, यह भी सही है। ठीक है, तो यहां पर दिए गए दोनों कथन बिल्कुल राइट है, सही है। स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इस रैंकिंग में भारत का जो स्थान आया वो आया है, कौन सा स्थान है? 23वां स्थान आया। ठीक है, तो याद रखिएगा 23वां स्थान आया है, और सिलिकॉन वैली बेंगलुरु का इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी रहा स्टार्टअप इकोनॉमिक्स को लेकर के, उसको भी याद रखिएगा। ठीक है,
ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत को बात 2 से किस सीरीज में डाल दिया है, उठा करके बात 3 में डाल दिया। बात 3 एकदम निचला स्तर का, थोड़ा सा ऊपर वाला, एक स्टेप ऊपर वाला है, मतलब एक डाउन और हो जाता तो सबसे खराब प्रदर्शन सूची में आ जाता भारत। तो बात 2 से घट करके बात 3 में आ गया है इस रेटिंग में, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। अमेरिका में पुलिस प्रताड़ना से किस अश्वेत नागरिक की मौत के बाद ज्यादातर शहरों में क्या हो गया, प्रदर्शन हो रहा है। नाम था जॉर्ज फ्लॉयड। पहले ही आपको कहानी बता चुका हूं, दोबारा जो है बताने का कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। G7 की समिट जो 10 से 12 जून 2020 को होने वाली थी, ट्रंप ने इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और रूस को शामिल करने के उद्देश्य से टाल दिया। अब यह समिट सितंबर में होगी। G7 में रूस को शामिल करने के डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव को कनाडा और यूके ने खारिज कर दिया, ठीक है। तो बड़ा मतभेद चल रहा है G7 में, ठीक है। पहले तो रूस G7 को छोड़ के चला गया था, अब इसको G11 बनाने की बात की जा रही थी कि इसमें 4 और लोगों की एंट्री की जा रही है, ठीक है, जिसमें से भारत 1, ऑस्ट्रेलिया 2, साउथ कोरिया 3 और रूस चौथे नंबर पे, ठीक है। लेकिन अमेरिका इसके विपक्ष में आके खड़ा हो गया और उसने अपना बयान दिया, इस समिट को भी कैंसिल कर दिया, ठीक है। लेकिन अमेरिका के इस बयान के खिलाफ 2 और लोग आके खड़े हो गए कि नहीं, अमेरिका के ही प्रस्ताव को खारिज कर दिया उन्होंने। वो देश कौन से थे, कनाडा और यूके। कनाडा अमेरिका के ठीक पास का देश है, ठीक है, ओटावा इसकी राजधानी, और यूके यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। अब सितंबर 2020 में समिट होगी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया। इसमें सामान्य धान के एमएसपी में कितने रुपए की वृद्धि की गई। देखिए 14 अलग अलग प्रोडक्ट आए हैं जिसमें एमएसपी में जो मिनिमम प्राइस होती है गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड होती है कि मैं कम से कम किसानों को इतना रुपया दूंगा ही दूंगा प्रति क्विंटल के पीछे, तो वो प्राइस में वृद्धि किया गया। 14 प्रोडक्ट इसमें रखे गए हैं, खरीफ के फसल हैं, उनमें वृद्धि किया गया। 53 रुपया दोस्तों चावल में बढ़ाया गया, तो उसको भी आप याद रखिएगा। देखिए एक बार देख लीजिए, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है। चावल जो था वो पहले था 1868 रुपए, ये नया रेट है 1868, इसमें 53 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ज्वार में देखिए 2620 रुपए हो गया, 70 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो इस डेटा को आप याद रखिएगा, आप डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ, ठीक है, या फिर एग्रीकल्चर में मैं इसको पढ़ाया हूं, एक बार जाके वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। और अभी ज्योग्राफी वाली क्लास में भी आपको बताया गया। संयुक्त राष्ट्र की महासभा सुरक्षा परिषद ने, ये तो आपको पढ़ा दिया गया ना, ये तो सिंपल है, भारत तो इसमें आ गया 17 जून से, ठीक है। चलिए, हाल ही में सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने एक नई मछली खोजी। एक मछली तो हम लोगों ने देखा था, ठीक है, वो अरुणाचल प्रदेश में था। ये दुर्लभ प्रजाति मिली है जिसमें स्कॉर्पियन, मतलब उसकी पूंछ भी बनी हुई है, तो बैंड टेल स्कॉर्पियन प्रजाति की मछली मिली है, फिश है, तो इसको भी आप याद रखेगा। स्कॉर्पियन स्टडी क्या है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। दिल्ली में जासूसी करते हुए पकड़े गए पाकिस्तानी उच्चायोग के कुछ अधिकारी थे, उनको भारत ने क्या किया, पर्सोना नॉन ग्रांटा दे दिया है। ये पर्सोना नॉन ग्रांटा जो शब्द है, इसका मतलब क्या होता है कि वो भारत के लिए अयोग्य व्यक्ति है, मतलब वो तत्काल भारत से निकाल दिया जाए, उसको भारत एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जो अवैध, जो अस्वीकार व्यक्ति होता है उसको कहा जाता है पर्सोना नॉन ग्रांटा। ये आपसे परीक्षा में 500% लिख लो, पूछेगा ही पूछेगा, मैं बता रहा हूं पूछेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। किस शब्द का इस्तेमाल किसी विदेशी के लिए किया जाता है जिसका किसी विशेष देश में प्रवेश निषेध है या फिर वो जो है सरकार द्वारा निषिद्ध किया गया, तो यहां पर दोनों कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड किंगडम ने 5G टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया सहित लोकतांत्रिक देशों में कौन सा नया क्लब बनाने जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिए जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उनको मिला करके क्या बना रहा है, D10, डेमोक्रेटिक 10। डी माने डेमोक्रेटिक, यानी जो डेमोक्रेसी को पालन करते हैं, लोकतंत्र का जो पालन करते हैं, ऐसे 10 देशों को मिला करके ये यूनाइटेड किंगडम 5G टेक्नोलॉजी। देखिए ये सारी लड़ाई जो दुनिया में इस समय चल रही है ना, 5G टेक्नोलॉजी को लेकर चल रही। कभी मैं इत्मीनान से आपको 5G टेक्नोलॉजी के बारे में बताता हूं कि ऐसी क्या बात है जिससे की वजह से जो लड़ाई चल रही है, ठीक है, तो बताऊंगा आपको आगे चल के। आगे बढ़ते हैं। वन नेशन वन कार्ड योजना देश के 20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कब से लागू कर दी जाएगी, तो 1 जून से दोस्तों इसको लागू कर दिया गया है। यानी पूरे देश के लिए एक कार्ड होगा, हर राज्य का अलग अलग कार्ड नहीं होगा। अभी क्या होता है कि हर राज्यों का अलग अलग कार्ड होता है, भाई महाराष्ट्र का अलग है, यहाँ का अलग है, तो ऐसे में भारत सरकार सोच रही है कि पूरे देश का एक कार्ड बने, ठीक है, वन नेशन एक कार्ड, वन कार्ड, ठीक है। हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने कितने अतिरिक्त लघु वन उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य में शामिल करने की घोषणा किया है, तो वो जो हमने पढ़ा 14, वो तो खरीफ की फसल थी, उसमें दाम बढ़ाया गया है, इसमें शामिल किया गया 23 लघु वन उपज को, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। इसमें छोटे छोटे बीज हैं, जैसे तुलसी के बीज हैं, वन जीरा है, मशरूम है, काला चावल है, जोहर चावल है, इसको याद रखेगा। भारत में पिछले 30 साल में सबसे बड़ा टिड्डियों का हमला हुआ 21 महादेश छोड़कर आया है। अच्छा, कई लोग बोल रहे हैं पाकिस्तान से है, पाकिस्तान से नहीं आया है, ये टिड्डी दल जो है दोस्तों ये अफ्रीका से उड़ करके आया हुआ है, अफ्रीका से ओमान यमन होते हुए और ईरान इराक अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए तब भारत आया, ठीक है, और इनका पूरा 10 दल भारत आया। एक दल में लगभग 8 करोड़ टिड्डे होते हैं, इस पे मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं, आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? काफी लंबा हो जाता है मंथली। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ये मई के अंतिम दिन मनाया जाता है, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है, सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय ने भी जो इसके नशा मुक्ति के लिए एक अभियान चलाया था, आपको पढ़ाया गया है स्टार्टिंग में। 2019-20 में वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत सिंगापुर है। बिल्कुल सही है, यह रिपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा दिया गया, ये भी सही है। सिंगापुर से सबसे ज्यादा एफडीआई आया है। ठीक है, सबसे ज्यादा पैसा आया है, इसको आप याद रखेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको मजा भी आया होगा पढ़ करके। और इस तरह से मंथली करंट अफेयर का सेशन जो था वो हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों याद रखिएगा, स्टडी 91 का वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों आप सभी का सपोर्ट चाहिए। जब तक आप सभी सपोर्ट नहीं करेंगे हम आगे कैसे बढ़ेंगे, आप बताओ। एप्लीकेशन से आप जुड़िए, एप्लीकेशन बहुत बेहतरीन है यार। 2 साल हमने पूरा समय दिया है और बिलीव करिए एक बार एप्लीकेशन पे आप आ गए ना, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा आपको, बिलीव करिए। ठीक है, आइए जुड़िए और आराम से पढ़ाई करिए। आप सभी का धन्यवाद और मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अगर आपको हर विषय की तैयारी करनी है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े, आप हमारी वेबसाइट से जुड़े, आप हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम से जुड़े, आपकी बेशक पूरी तैयारी हो पाएगी, वो भी पूरी तरह से निःशुल्क। ठीक है, और आगे भी दोस्तों बहुत सारे नए लोगों को मैं इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं और जो आपको जो अच्छा मार्गदर्शन देंगे और मजा आएगा आपको पढ़ करके। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।